हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं सी टेट के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं। तो उसी में हमारा 3 जनवरी 2022 का पेपर है, ये सी टेट का प्राइमरी लेवल का। तो इसी की हम बात करेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा बी, गिलहरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है क्योंकि ये एक थीम है, उसमें हमारी सब थीम जानवर। तो जानवरों से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन हो गया, आपका आंसर हो गया बी, गिलहरी। क्योंकि गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ काटते रहती हैं ताकि उनके दांत घिसते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो अगर बात आती है इसमें, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि केवल रानी मक्खी अंडे देती है। नेक्स्ट है डी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर देखा है ए, बी और डी, तो ए, बी और डी हमारे सी ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। तो यह एक्ट अगर देखा जाए तो ये लिया गया है आपका वन एक्ट के अधिकार 2007। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर कोई भी व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा उन वनों में रह रहा है जो आदिवासी वगैरह होते हैं, तो उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जाएगा, और ये कहता है वन एक्ट अधिकार 2007, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, झूम खेती है। तो झूम एक प्रकार की कृषि है जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में होती है, और इस कृषि में अगर देखा जाए तो इसे काटा जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं कर्तन, और इसे जलाया भी जाता है, तो उसके कारण इसे बोलते हैं दहन, या फिर इसे बोलते हैं बर। लोकल भाषाओं में इसे पैड़ा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लगातार स्थान बदलता रहता है, तो इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और साथ ही अगर देखा जाए इसे झूम कृषि भी कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर होगा हमारा बी, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश मतलब कर्तन या काटना, या फिर दहन। इसमें अगर देखा जाए थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन इसका आंसर होगा दहन कृषि। तो कर्तन, दहन या बर्न या पैड़ा या स्थानांतरित या झूम, इसी के ही नाम है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। तो रोनाल्ड रॉस को अगर देखा जाए तो मलेरिया मच्छर के कारण जो नोबेल पुरस्कार था वो मिला था, क्योंकि इन्होंने बताया था जो मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो 1905 में अगर देखा जाए तो बात आती है, क्योंकि इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1902 में मिला था, लेकिन जो भी अगर देखा जाए शोध के लिए मिला था 1905 तक अगर देखा जाए तो यही चीज़ एक चल रही थी कि मलेरिया अगर देखा जाए तो सभी चीज़ें हमारी अगर देखा जाए तो मलेरिया जो था इसे परजीवी भी कहा जाता था उस समय, तो इसी के कारण ज़्यादातर मृत्यु हो रही थी। आगे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो सिनकोना की अगर देखा जाए तो जो छाल होती है, तो छाल से हमारा जो छाल, यानी ऑप्शन बी, छाल से प्राप्ति होती है कुनैन की, और कुनैन का जो प्रयोग होता है वो होता है मलेरिया के उपचार में। तो कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? तो सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ बात आती है हमारा अजगर। तो यहाँ पर अजगर से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें भारतीय शैल अजगर, जिसे हम इंग्लिश में पाइथन भी कहते हैं, ये जहरीला नहीं होता है। बाकी रसल वाइपर, सल्की वाइपर, करैत वगैरह ये सभी जहरीले होते हैं, लेकिन अजगर यानी पाइथन जहरीला नहीं होता। तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में, तो वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मीगा यानी केंचुए का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो पश्मीना ऊन की जो प्राप्ति होती है वो बकरी से होती है। तो पश्मीना ऊन अगर देखा जाए तो हमारी अंगोरा प्रजाति की बकरियां होती हैं। तो अंगोरा प्रजाति की बकरियां होती हैं और इनसे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। ये स्पेशली तुर्की में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर देखा जाए भेड़ों से भी ऊन प्राप्त होती है, जिसमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक भेड़ फेमस है, उसका नाम है मैरिनो। तो मैरिनो जो प्रजाति है, मैरिनो प्रजाति की होती हैं भेड़ें, जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। और अंगोरा जाति की होती हैं बकरियां, जो तुर्की में काफ़ी ज़्यादा फेमस है पश्मीना ऊन के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। तो अगर कोई भी अधूरा जला जीवाश्म होता है तो उसके द्वारा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, यानी ऑप्शन ए। और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, दम घोटू गैस। और SO2 की अगर हम बात करें तो SO2 का भी नाम कई बार पूछा जाता है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है क्रैकिंग गैस। तो SO2 और NO2 अगर देखा जाए तो ये दोनों ही अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन SO2 को क्रैकिंग गैस बोला जाता है और यहाँ CO की बात चल रही है तो CO को दमघोटू गैस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो अगर बात आती है यानी जहाँ कहीं भी प्लांट होगा उस प्लांट की ठीक जड़ों में अगर देखा जाए तो पानी होगा, तो इसके लिए यहाँ पर अगर बात आती है तो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई सिस्टम लगाया जाता है, यानी एक पाइप डाला जाता है जिससे केवल उस पेड़ की जड़ों तक ही अगर देखा जाए तो पानी पहुँचे, तो इससे पानी कम वेस्ट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ड्रिप इरिगेशन सिंचाई सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपका घटपर्णी या पिचर प्लांट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कई बार हमारा एक आंसर और होता है, उसमें होता है हमारा वीनस फ्लाई। तो वीनस फ्लाई या एक नाम और हमारा आता है नेपेंथीस। तो नेपेंथीस कह लें, आप वीनस फ्लाई कह लें, घटपर्णी कह लें, तो ये हमारे सभी अगर देखा जाए तो ये कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं और ये कीटों का भक्षण अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। उन्हीं में घटपर्णी, वीनस फ्लाई और नेपेंथीस नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। तो वर्षा के पानी को संचित करना क्या कहलाता है? इसमें हमारा ऑप्शन कहलाएगा डी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा के जल का संचयन। तो बारिश के पानी को जो उपयोग करने के लिए उसे सेव किया जाता है उसे बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और आजकल गवर्नमेंट ने भी, राजस्थान वगैरह में ये अब भी होता है, और गवर्नमेंट ने भी अगर देखा जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स अगर कोई भी है तो उसके नीचे आपको एक टैंक बनाना पड़ेगा, ताकि कल को अगर बारिश होती है तो उसका जितना पानी हो वो सारा अगर देखा जाए टैंक में आके इकट्ठा हो जाए, तो उससे बारिश के पानी का सदुपयोग होगा। और उसी के लिए बात आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। नेक्स्ट हमारा अगला, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो मच्छरों से फैलने वाले रोग अगर देखा जाए तो आपका मलेरिया भी फैलता है, इसके अलावा निमोनिया नहीं फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है, यानी A, C और D। तो राइट आंसर हो गया A, C और D, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 16,
यहाँ से हमारे थोड़े पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पेडागोजी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पेडागोजी में, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, और निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है। तो 16 में अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी अगर देखा जाए क्या कहता है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित नियमों की समझ का विकास, खेल से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे लड़के और लड़कियों के लिए समान खेल और समान अवसर और समान भावना। तो ऑप्शन सी अगर देखा है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि अगर देखा जाए इसमें बात आती है व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग विधि। तो इसमें अगर देखा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जांच आधारित विधि। नेक्स्ट है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? तो अगर बात आती है अगर देखा जाए तो पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। तो इसके द्वारा बच्चों को और ज़्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। जैसे अगर कोई स्कूल है और उसके आसपास अगर देखा जाए कहीं पर कोलू वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ पर उससे निकलने वाला धुआं वगैरह, या आसपास अगर कोई तालाब वगैरह है या कहीं पर कोई नाला वगैरह या कुछ भी है तो उससे आसपास की अगर देखा जाए जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अगला, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित करें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तकों को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सी इज़ द राइट आंसर। अवलोकन करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और क्रियाकलाप करना। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला हमारा, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का एक उपयोगी उपकरण है। अब यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो इसमें 21 में अगर देखा जाए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईवीएस के आकलन का संकेतक है। तो ईवीएस के आकलन के लिए चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चर्चा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चर्चा करना। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो इनका अगर देखा जाए सबसे आसान अगर देखा जाए तो उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। घर से लेकर स्कूल के रास्ते को अंकित करना कहा जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चिड़ियाघर में अगर जाएंगे तो वहाँ उन्हें बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला हमारा, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना को प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। तो वैज्ञानिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले प्रेक्षण। तो वो देखते हैं, प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए फिर बात आती है वो क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जर्व करना फिर क्वेश्चन करना, और उसके बाद अपनी कोई परिकल्पना प्रस्तावित करना, और फिर अनुमान लगाते हैं, और उसके बाद अनुमान का परीक्षण करते हैं, और लास्ट में परिणामों को जांचते हैं, उनका निष्कर्ष निकालते हैं। यानी सबसे पहले 6, फिर आता है हमारा 3, उसके बाद आता है 2, और उसके बाद 5, और फिर 4 और 1, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो इसमें अगर देखा है ऑप्शन सी, पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। जैसे अभी हमने पीछे देखा चिड़ियाघर में ले जाना, तो वहाँ हमें नेचुरली अगर देखा जाए चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 27, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए, उसे अधिक स्नेह देना चाहिए, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंपना चाहिए, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उसके लिए कोई विशेष शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। नेक्स्ट है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण की शिक्षा की अवधारणाएं, पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। नेक्स्ट है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा इससे कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं। पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। केवल 2 ही बातें सही हैं इसमें। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक की विषय वस्तु से जोड़ने में सरल हैं
और ये उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। तो यानी ए और बी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की सहायता करती है। तो विद्यार्थियों की सहायता अगर देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। तो ये था हमारा गाइस लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। तो ये 3 जून 2022 का सीटेट का पेपर है। तो गाइस इसी तरह कंटिन्यू आप जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पर ईवीएस के स्पेशली हमारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि ईवीएस में कभी आपको दिक्कत ना आए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।